ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में फिर हम पुराने टॉपिक से आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? तो टॉपिक था इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के पीछे प्रमुख बहस, जिस पे हमने बात कर लिया था कि वर्ष 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और स्थापना के पीछे, आखिर स्थापना के पीछे प्रमुख कारण क्या था, इस पर अलग अलग विचारकों के अलग अलग मत है, जिसमें एक सेफ्टी वॉल्व थियरी भी है और दूसरा लाइटनिंग कंडक्टर थियरी है। इस पे हमने पिछली क्लास में बात की थी। जैसा कि मैंने कहा था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को 3 चरणों में बांटकर देखा जा सकता है, जिसमें आरंभिक चरण जो है, इसके बारे में भी मैंने पिछली क्लास में आपसे डिस्कस की थी कि जो आरंभिक चरण है वो है वर्ष 1885 से लेकर वर्ष 1905 तक। इसे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का आरंभिक चरण कहते हैं। और इस आरंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो हुआ था वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, जिसे हम राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन को एक दिशा प्रदान करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। आमतौर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से ही राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत को समझा जा सकता है। वर्ष 1857 के बाद जो प्रक्रिया निरंतर थी उसे हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं और भारत का स्वतंत्रता संग्राम, और यहाँ पर 1885 के बाद हम इसे राष्ट्रीय आंदोलन की श्रेणी में रख रहे हैं। और इसके पीछे प्रमुख तर्क क्या है? प्रमुख तर्क यह है कि राष्ट्रवाद की एक संगठित अभिव्यक्ति हो रही है, और राष्ट्रवाद की ये जो संगठित अभिव्यक्ति है वो किस रूप में है? राष्ट्रवाद की ये संगठित अभिव्यक्ति इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के रूप में है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या दिखलाता है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस राष्ट्रवाद की एक संगठित अभिव्यक्ति को दिखलाता है। दिस इज अ ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। राष्ट्रवाद की संगठित अभिव्यक्ति है, यानी कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कंधे पे यह जिम्मेदारी है कि अखिल भारतीय स्तर पर, ऑल इंडिया लेवल पर राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान किया जाए। और इसमें नेतृत्व करता भी कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था आपको पिछली क्लास में कि इस पूरे के पूरे चरण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मांग क्या है, यह बड़ा ही अस्पष्ट सा दिखता है हमें, मतलब बहुत ही क्लियर तरीके से नहीं दिखता है। लगभग ये 20 वर्षों का काल है और इस 20 वर्षों के काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख मांग क्या है? प्रमुख मांग, इसको लेकर एक बहुत ही अस्पष्ट सी अभिव्यक्ति है। अस्पष्ट सी अभिव्यक्ति है, यहाँ पर बहुत स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं है, बहुत ही अनक्लियर एक्सप्रेशन है कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मांग क्या है। पूर्व से चली आ रही जो मांगे थी, जिसको कि रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस, क्षेत्रीय राजनीतिक संगठनों ने जिन मांगों को उठाया था, उन सभी मांगों को राष्ट्रीय आंदोलन के प्लेटफॉर्म से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से उठाया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो सरप्राइजिंग बात है वो क्या है कि इस पूरे के पूरे चरण में कहीं भी स्वराज की मांग नहीं दिखती है। स्वराज की मांग पहली बार कब दिखती है? 1905 में इस पे चर्चा होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में, और वर्ष 1904 में पहली बार, है ना, जो स्वराज है इसको डिफाइन किया जाता है, इसको परिभाषित किया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से। यानी कि इन पूरे के पूरे 20 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख मांग क्या है, इसको लेकर बहुत ही अस्पष्ट सी स्थिति है। और इस अस्पष्टता के पीछे तर्क क्या है, इस अस्पष्टता के पीछे के कारण को हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस पूरे के पूरे 20 वर्षों में प्रमुख मांगे क्या थी, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन मांगों के प्रति ब्रिटिश सरकार का रवैया क्या था। इतनी बातों को समझने के बाद हम ये बात समझ पाएंगे कि भारत में दो धड़े के रूप में नरम पंथ और गरम पंथ, इसका विकास कैसे हुआ। तो अल्टीमेटली हमें समझना क्या है कि जो नरम पंथ था या गरम पंथ था, इन दोनों के बीच प्रमुख अंतर कैसे है,
और कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों को ही हमने दो वर्गों में बांट के देखना शुरू कर दिया, नरमपंथी और गरमपंथी। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख मांगे जो 20 वर्षों में है इसको समझना है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वर्ष 1885 में जब कांग्रेस बनी तो एलन ऑक्टावियन ह्यूम इसका संस्थापक था। जाहिर सी बात है कि लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का वायसराय था, तो दोनों के बीच में कुछ कंसल्टेशंस हुई होंगी, बातचीत हुई होंगी। तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार ने ये ज़रूर समझा होगा कि भारत में एक औपनिवेशिक शासन के प्रति लोगों के बीच असंतुष्टि बढ़ती चली जा रही है, और लोगों के बीच ये जो असंतोष लगातार बढ़ रहा है, इस असंतोष को नेतृत्व कौन प्रदान कर रहा है? इस असंतोष को नेतृत्व प्रदान करने वाला है भारत का शिक्षित वर्ग। क्योंकि जो राजनीतिक एसोसिएशंस हैं क्षेत्रीय स्तर पर, ये बनने शुरू हो गए थे वर्ष 1830 के बाद ही। जैसे 1838 में क्या है, जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना है बंगाल में। इसके अलावा और भी तमाम तरह के क्षेत्रीय राजनीतिक एसोसिएशन है। तो शिक्षित वर्ग भारतीयों के बीच पनप रहे असंतोष को नेतृत्व प्रदान कर रहा था। ये वही शिक्षित वर्ग था जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म, आर्थिक राष्ट्रवाद की अवधारणा लेके आया, और भारत से धन का निष्कासन हो रहा है, भारत से धन का निष्कासन हो रहा है, और ये निष्कासन होकर कहाँ जा रहा है? ब्रिटेन जा रहा है। और ये बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से, सुचारू ढंग से इस शोषण की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। ये बात आखिर आम भारतीयों को समझ में कैसे आई? क्योंकि इस बात को शिक्षित वर्ग ने भारतीयों को समझाया। मुट्ठी भर शिक्षित लोग थे जो पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी भाषा जानते थे, देश दुनिया में हो रहे विकास क्रम से परिचित थे। उनको इस बात की ठीक ठाक समझ थी कि भारत में जो उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद है ब्रिटिश उपनिवेशवाद, ये सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया के कई और देश हैं जहाँ पे इसी तरह का उपनिवेशवाद है। और चाहे वो भारतीय उपनिवेशवाद हो, या फ्रांसीसी उपनिवेशवाद हो, या डच उपनिवेशवाद हो, इन सभी औपनिवेशिक प्रवृत्तियों के मूल में जो चीज छुपी हुई है वो क्या है? शोषण, एक्सप्लॉयटेशन। और वही काम कौन कर रहा है? वही काम अंग्रेज भी भारत में रहते कर रहे हैं। तो अंग्रेजी सरकार इस बात से डरी हुई थी कि शिक्षित वर्ग नेतृत्व करता है, नेतृत्व प्रदान करने वाला है। ये वही शिक्षित वर्ग था जो वर्ष 1857 में, जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो आपको शायद पता होगा कि 1857 की क्रांति में शिक्षित वर्ग ने सक्रिय रूप से सहयोग नहीं प्रदान किया था। शिक्षित वर्ग क्या था यहाँ पर 1857 की क्रांति में? शिक्षित वर्ग तटस्थ था। तटस्थ का मतलब न तो सक्रिय रूप से सहयोग प्रदान किया 1857 की क्रांति को, और नहीं सक्रिय रूप से विरोध किया। उसके पीछे कारण था कि 1857 की क्रांति का जो राजनीतिक लक्ष्य था वो था भारत में मुगल शासन को पुनः स्थापित करना। और मुगल शासन मध्यकालीन पुरातन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था। मुगल शासन में पुरानी जो बादशाहियत की परंपरा है वो वापस आ सकती थी। तो ये परिवर्तन कहीं ना कहीं प्रगतिशील नहीं था, और शिक्षित मध्यम वर्ग इस बात को समझ रहा था, तो उसने सपोर्ट नहीं किया था 1857 की क्रांति में। तो अंग्रेजी सरकार इसी शिक्षित मध्यम वर्ग से डरी हुई थी। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये विचार आया होगा कि अगर हम इसको सपोर्ट करते हैं, एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाने में हम शिक्षित मध्यम वर्ग की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो इस बात की संभावना है कि भारत के किसी भी कोने में पनप रहे असंतोष की हमें आसानी से जानकारी मिल जाएगी, और शिक्षित वर्ग को हम एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर देंगे जहां पर कि अपनी नेतृत्वकर्ता की भूमिका में रहेगा, और हम बातचीत के माध्यम से शिक्षित वर्ग को अपने पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। तो एक ये जो विचार है, इसी को कहीं ना कहीं थोड़ा घुमा फिरा कर सेफ्टी वॉल्व थियरी के रूप में जाना जाता है। अब हमें देखना है 1885 से 1905 के बीच में हो क्या रहा है। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो भी आरंभिक राष्ट्रवादी हैं 1885 से 1905 के बीच में, जो भी आरंभिक राष्ट्रवादी हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपना दबदबा रखते हैं, उनके मन में एक धारणा है। और वो धारणा क्या है? उनके मन में ये धारणा है कि अंग्रेज ये दावा करते थे कि हम भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक मिशन पे निकले हैं, और हमारा मिशन क्या है? सिविलाइजिंग मिशन।
लोगों को सभ्य और आधुनिक बनाने के मिशन पे निकले हैं। ये एक औपनिवेशिक दावा था, ब्रिटिश सरकार का दावा था भारत में भी, जिसको आप सिविलाइजिंग मिशन थियरी के रूप में जानते हैं। आपने सुना होगा सिविलाइजिंग मिशन थियरी, जिसमें अंग्रेजी सरकार ये दावा करती है कि विश्व के अनेक देशों में हमारी जो उपस्थिति है वो इन देशों के शोषण करने के लिए नहीं है, बल्कि हम इन लोगों को क्या कर रहे हैं, सिविलाइज कर रहे हैं, सभ्य बना रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, इन्हें पॉलिटिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, इन्हें भविष्य में होने वाले नए परिवर्तनों के लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और ये सारी चीजें आप सीख सके। अंग्रेजी सरकार का ये बड़ा दावा था। और यहाँ जो आरंभिक राष्ट्रवादी हैं वो अंग्रेजों के इस दावे में विश्वास भी करते हैं, सिविलाइजिंग मिशन थियरी में विश्वास भी करते हैं। यानी उनका ये मानना है कि भारत में अगर ब्रिटिश सरकार का शासन है तो यह शासन भारत में भारतीयों की भलाई के लिए है। हालांकि इसके पीछे तर्क अनेक हैं जिनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये एक मान्यता है कि आरंभिक राष्ट्रवादी ये मान रहे हैं कि भारत में ब्रिटिश सरकार की जो मौजूदगी है उससे भारतीयों का हित पूरा होगा। और कैसा हित पूरा होगा ये भी समझने की बात है। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य जो हैं, अधिकांश सदस्य ये मानते हैं कि अगर भारत में ब्रिटिश सरकार की उपस्थिति होगी तो ब्रिटेन किस प्रक्रिया में विश्वास करता है, तो पार्लियामेंट्री प्रोसेस में विश्वास करता है, संसदीय प्रक्रिया में विश्वास करता है। जैसा कि हमें पता है कि वहां पे किंग और क्वीन के साथ साथ पार्लियामेंट, ये वाला स्ट्रक्चर है। तो धीरे धीरे वो जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, संसदीय प्रक्रियाएं हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, ये हम सीख पाएंगे अंग्रेजों के संपर्क में रहकर। यानी अंग्रेजों के संपर्क में रहने से क्या होगी, हमारी पॉलिटिकल ट्रेनिंग पूरी होगी, ठीक है, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बेहतर ढंग से सीख पाएंगे और भविष्य में हम इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भारत में भी बेहतर ढंग से अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या जरूरी है, भारत में ब्रिटिश शासन की उपस्थिति जरूरी है या भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना जरूरी है। तो इनका यह मानना है कि भारत में ब्रिटिश शासन की उपस्थिति अभी जरूरी है। धीरे धीरे जैसे हम ट्रेन होते चले जाएंगे, प्रशिक्षित होते चले जाएंगे, तो इस बात की संभावना है कि धीरे धीरे भारत में ब्रिटिश शासन की उपस्थिति की अनिवार्यता कम हो जाएगी। लेकिन अचानक हम ये नहीं कह सकते कि भारत से ब्रिटिश रूल को अपरूट करना है। ऐसी स्थिति है तो ऐसी स्थिति में आरंभिक राष्ट्रवादियों का दृष्टिकोण भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना को लेकर कठोर रुख वाला होगा या नरम या लचीला रुख वाला होगा, आप खुद ही बताइए। इनका दृष्टिकोण कैसा होगा, नरम या लचीला रुख वाला होगा। यानी कि इस पूरे के पूरे 20 वर्ष में यह मांग कहीं नहीं है कि भारत से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना है, ये मांग कहीं नहीं है। भारत से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने की मांग कहीं नहीं है। तो आखिर मांग है क्या, मांग ये है कि हम ब्रिटिश सरकार से अनुनय, विनय और निवेदन करेंगे। और ब्रिटिश सरकार से किस चीज के लिए निवेदन करेंगे, ब्रिटिश सरकार से हम इस बात के लिए निवेदन करेंगे कि भारत में धीरे धीरे संस्थागत और विधिक परिवर्तनों को पूरा किया जाए। जो भारत का प्रशासन है, भारत के प्रशासन में भारतीयों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। क्योंकि आमतौर पे अभी तक जो सिस्टम था उसमें क्या था कि जितने सर्वोच्च पद थे उन सभी सर्वोच्च पद पे आसीन कौन था, भारतीय थे या अंग्रेज थे, अंग्रेज थे। जितने भी सुपीरियर ऑफिसर्स थे उन सब पर अंग्रेज अधिकारियों की उपस्थिति थी और भारत केवल और केवल सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, अधीनस्थ पदों पे ही आश्रित थे। तो मांग क्या है कि इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज, सेवाओं का भारतीयकरण, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में अधिक से अधिक भारतीयों की उपस्थिति हो। तो आरंभिक मांगों में एक सबसे प्रमुख मांग ये होगी, वो होगी सेवाओं का भारतीयकरण, सेवाओं का भारतीयकरण, इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों की अधिक से अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करना। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों की अधिक से अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करना, अधिक से अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करना। मेरी बात को आप शायद समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सेवाओं का भारतीयकरण, अगर आप भारत में ब्रिटिश प्रशासन को पढ़ेंगे
तो इस बात को आप बेहतर समझ पाएंगे कि अधीनस्थ सेवाओं पे ही भारतीयों को नियुक्त किया जा सकता था। इसके अलावा जो भारतीय हैं इनकी राजनीतिक भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाए। ये एक दूसरी मांग होगी कि भारतीयों की राजनीतिक भागीदारी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, भारतीयों की राजनीतिक भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाए। ये दूसरी प्रमुख मांग होगी, भारतीयों की राजनीतिक भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाए। राजनीतिक भागीदारी को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? तो उस समय ऐसी कोई संरचना नहीं थी। वर्ष हम 1885 से 1905 के बीच की बात कर रहे हैं। तो इस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हो या इस तरह की चीजें हो, ऐसा मतलब कोई इस तरह की एक वृहद संरचना नहीं थी। वो वृहद संरचना हमें 1919 के अधिनियम से देखने को मिलती है। और भारत में जो हम कहें कि आधुनिक आधुनिक भारत में जो पहला चुनाव हुआ वो 1920 का चुनाव था। ठीक है, तो अभी वैसी कोई संरचना नहीं, लेकिन भारत की राजनीतिक कार्यप्रणाली किस तरह से चल रही है, तो सेंटर पे गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की काउंसिल, ठीक है, ये महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी तरह से प्रांतों में, प्रोविंसेस में प्रोविंशियल काउंसिल्स है। तो हमारी डिमांड क्या होगी कि ये जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, गवर्नर जनरल की परिषद है, इसका इसके साइज का एक्सटेंशन किया जाए, इसका आकार बढ़ाया जाए। गवर्नर जनरल की परिषद का अगर आप आकार बढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या है कि उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। और जब सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी, उसमें नए सारे सदस्य शामिल किए जाएंगे। और नए सदस्य जो शामिल हों वो कैसे सदस्य हों? भारतीय सदस्य हों। तो ये हमारी प्रमुख मांग थी कि भारतीयों की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। और ये राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित कैसे होगी? तो अगर केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर जो गवर्निंग काउंसिल्स हैं, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल्स हैं या गवर्नर की जो काउंसिल्स हैं, प्रोविंशियल काउंसिल्स या सेंटर में जो गवर्नर जनरल की काउंसिल्स हैं, इन परिषदों के आकार को क्या किया जाए? आकार को, परिषदों का जो आकार है, परिषदों का आकार, ठीक है, आकार का विस्तार किया जाए। अगर हम सेंटर की बात करें तो यहाँ पे गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इसी तरह से प्रांतों में प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं। तो परिषदों के आकार का विस्तार करेंगे, इसका मतलब इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी, सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और जब आप सदस्यों की संख्या बढ़ाओगे तो ये स्वाभाविक है कि इसमें कैसे सदस्यों को शामिल करोगे? भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया जाएगा। तो ये एक प्रमुख मांग थी, भारतीय सदस्यों को यहाँ शामिल किया जाए। इससे भारतीयों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे भारत से ब्रिटिश शासन को अप्रूव करने की बात नहीं की जा रही। और ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ कि सेवाओं का भारतीयकरण कर दिया गया और राजनीतिक भागीदारी भारतीयों की सुनिश्चित कर दी गई, इससे भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना हो पाएगी। ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर हम ऐसा कर पाए तो इससे हम क्या कर पाएंगे? भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना होगी, उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी। और इस उत्तरदायी, ये शासन उत्तरदायी क्यों होगा, रेस्पॉन्सिबल क्यों होगा? क्योंकि इसमें भारतीयों की भी भागीदारी होगी। तो ये प्रमुख मांग है, राजनीतिक भागीदारी और प्रशासनिक भागीदारी। मैं समझ रहा हूं इस बात को आप बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं। इसके अलावा पूर्व से चली आ रही जो मांगे थी वो भी सम्मिलित कर ली जाएंगी। पूर्व से चली आ रही मांगे कौन सी हैं? इसके बारे में आप बहुत बेहतर जानते हैं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान जो कृषक वर्ग है, कृषक वर्ग, यह कृषक वर्ग भी बहुत पीड़ित है। कृषक वर्ग की पीड़ा क्या है? कृषक वर्ग की पीड़ा क्या है? भू राजस्व, ठीक है, भू राजस्व की मात्रा बहुत ज्यादा है। और भू राजस्व की अधिकतम मात्रा देने की वजह से कृषक वर्ग के पास कोई बचत नहीं हो पाता, और बचत नहीं होता है तो इससे कृषक वर्ग का जीवन कठिन होता चला जा रहा है। तो कृषक वर्ग के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है कि जो भू राजस्व की दरें हैं, भू राजस्व की दर, इस भू राजस्व की दर को कम किया जाए। तो कांग्रेस ये भी मांग उठाएगी कि कृषक वर्ग को राहत प्रदान करवाना सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि भू राजस्व की दरों को क्या करे, कम करे। इसके अलावा सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि कृषक वर्गों को जो भी समुचित सहायता है वो प्रदान किया जाए।
और कृषक वर्गों को कौन सी समुचित सहायता प्रदान की जा सकती है? तो सिंचाई से संबंधित सुविधाएं इनको प्रदान की जा सकती हैं। सिंचाई से संबंधित सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। कृषि में जो भी जरूरी मूलभूत संरचना है, इस मूलभूत संरचना को विकसित करना किसका काम है? सरकार का काम है, और सरकार को ये जिम्मेदारी निभाना चाहिए। तो ये एक प्रमुख मांग होगी। इसके अलावा मान लीजिए कि कोई आपदा है, कोई प्राकृतिक आपदा है और किसी कारणवश फसल की उत्पत्ति नहीं हुई, तो ऐसी दशा में सरकार को क्या करना चाहिए? भू राजस्व को कठोरता से वसूल करना चाहिए या भू राजस्व की दरों में रियायत प्रदान करनी चाहिए? भू राजस्व की दरों में रियायत प्रदान करनी चाहिए। तो ये भी एक प्रमुख मांग है कि किसी भी आकस्मिक परिस्थिति या आपदा की स्थिति में, किसी भी आकस्मिक परिस्थिति या आपदा की स्थिति में जो भू राजस्व है, इसको वसूलने में रियायत या छूट प्रदान की जानी चाहिए। ये भी एक प्रमुख मांग है। इसके अलावा लंबे समय से एक मांग चल रही थी कि जो सॉल्ट टैक्स है, नमक पर जो कर लगाया जा रहा है, ठीक है, इस कर को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। और ये नमक कर का मुद्दा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले, अंग्रेजी शासन की स्थापना के पहले नमक पर कर लगाया जाना, ये भारतीय लोगों के लिए बिल्कुल एक कभी इन्होंने सुना ही नहीं था। तो ब्रिटिश शासन के दौरान नमक पर भी कर लगा दिया गया और भारतीयों के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। उनको ये जान के आश्चर्य हुआ कि नमक पर भी कर लगाया जा सकता है। ब्रिटिश सरकार ने नमक पे कर लगाया था। तो एक प्रमुख मांग क्या होगी? नमक कर का विरोध, नमक कर को समाप्त किया जाना। और आगे चल के राष्ट्रीय आंदोलन में जब मैं आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ाऊंगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो गांधी लीड करते हैं, दूसरा इनका सबसे बड़ा आंदोलन है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस चीज से हुई थी? नमक सत्याग्रह से हुई थी, सॉल्ट सत्याग्रह से हुई थी। तो गांधी जी ने सॉल्ट को विषय के रूप में क्यों चुना? कि भाई नमक सत्याग्रह से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। इसके पीछे जो सबसे प्रमुख कारण था वो ये था कि आम जनमानस नमक के मुद्दे को बेहतर ढंग से समझता था, क्योंकि बहुत लंबे समय से चला आ रहा था। यहाँ तक कि कांग्रेस की स्थापना के पहले भी नमक कर को समाप्त किए जाने का मुद्दा सबसे प्रमुख मुद्दा है, और उस मुद्दे को कांग्रेस ने अपने आरंभिक चरण में भी उठाया और आगे भी उठाएगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। धरसना सॉल्ट सत्याग्रह, जिसमें सरोजिनी नायडू ने पार्टिसिपेट किया था, वहां पे भी सॉल्ट सत्याग्रह आप देखते हो। तो ये एक प्रमुख मांग है कि नमक कर, जिसको हम सॉल्ट टैक्स कहते हैं, नमक कर को समाप्त किया जाना, सॉल्ट टैक्स को समाप्त किया जाना, ये भी एक प्रमुख मांग है कि नमक कर को क्या किया जाना चाहिए? समाप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा औपनिवेशिक शासन के दौरान क्या हुआ था? ब्रिटिश शासन ने क्या किया था? भारत में जो आदिवासी थे, जंगल में रहने वाले लोग थे, तो अंग्रेजों के आने के पहले, अंग्रेजी शासन की स्थापना के पहले किसी भी तरह के फॉरेस्ट लॉज नहीं थे। अंग्रेजी शासन की स्थापना के पहले किसी भी शासक ने फॉरेस्ट सर्वे नहीं करवाया था। ये सारा का सारा काम किसने करवाया? अंग्रेजों ने। अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आए तो इन्होंने देखा कि फॉरेस्ट वन एक महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन है, एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है, और इसके लिए बड़े पैमाने पर क्या किया गया? कराया गया फॉरेस्ट सर्वे कराया गया, जंगलों का सर्वेक्षण कराया गया। और सर्वेक्षण करने के बाद जंगल से संबंधित तरह तरह के नियम कानून ला दिए गए। अच्छा, जंगलों में जब तरह तरह के नियम कानून आप लेके आओगे, वन से संबंधित नियम और कानून, तो इससे किसके जीवन में हस्तक्षेप होगा? आदिवासियों के जीवन में हस्तक्षेप होगा। इसके अलावा आप आदिवासियों से जुड़े हुए मुद्दों को पढ़ेंगे, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज से जुड़े हुए मुद्दों को पढ़ेंगे, तो वहां पर पाएंगे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम खेती को भी बैन किया था अंग्रेजी सरकार ने। और इसका उद्देश्य क्या था? कि जो ट्राइबल्स खेती कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, तो उस कृषि को भी कर के दायरे में लेके आना। जब आप स्थायी कृषि करोगे तब तो आपसे भू राजस्व लिया जा सकता है, और आप स्थायी कृषि करो इसके लिए क्या करना होगा? शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन को प्रोहिबिट करना होगा, रोकना होगा। और ब्रिटिश शासन ने ये भी किया था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन को प्रोहिबिट किया था। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यानी कि जो वन से संबंधित नियम है, इस नियम में भी बदलाव की जरूरत है, फॉरेस्ट लॉज में भी बदलाव की जरूरत है। इसकी भी मांग जोर शोर से उठाई गई। ठीक है, तो वनों से संबंधित वनों से संबंधित जो नियम कानून है, इन नियम कानूनों में बदलाव की भी बात की गई, और ये मुद्दा काफी आगे तक चलेगा। अंग्रेजी सरकार
इसको स्वीकार करने वाली नहीं है। 1930 से 34 के बीच चलने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन में फॉरेस्ट सत्याग्रह ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उसका फीचर है, उसकी विशेषता है। तो ये भी हमने डिमांड उठाया, वनों से जुड़े हुए मुद्दों की बात की। इसके अलावा हमने ये भी कहा कि देखो, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना पलासी और बक्सर की युद्ध के बाद पश्चात ही होती है। आमतौर पे पलासी के युद्ध से इसकी शुरुआत मानी जाती है। भारत में ब्रिटिश शासन की जो स्थापना हुई, इसके लिए अंग्रेजों ने किन सैनिकों का उपयोग किया? भारतीय सैनिकों का उपयोग किया। भारतीय सैनिकों को रिक्रूट किया और धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करते चले गए। अच्छा, भारत में ब्रिटिश शासन का जो प्रसार हुआ, इसमें किस प्रकार के आर्थिक संसाधन प्रयोग किए गए? तो भारतीय आर्थिक संसाधन प्रयोग किए गए। यानी अंग्रेज इतने होशियार थे कि हिंदुस्तान के लोगों की सहायता से जीता। हिंदुस्तान के जो आर्थिक संसाधन है, इनकी सहायता से उन्होंने जीता। इसके लिए पैसा उन्हें बाहर से लाने की जरूरत नहीं थी। हमारे ही पैसे को यूज किया, हमारे ही इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज किया, आर्थिक संसाधनों को यूज किया और हमारे ही अपने लोगों को सैनिकों के रूप में यूज किया और भारत में ब्रिटिश शासन का प्रसार किया। और भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना को बनाए रखने के लिए अंग्रेज निरंतर युद्ध लड़ते थे। ये युद्ध किसके साथ लड़े जाते थे? देसी राजाओं के साथ लड़े जाते थे। तो आपको इसके लिए एक बड़ी सेना रखनी पड़ेगी, एक सेना, कंसोलिडेटेड आर्मी आपको एक चाहिए। तो भारत में जो कंपनी थी और कंपनी के बाद जब ब्रिटिश शासन का शासन स्थापित हुआ, ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हुआ, तो एक सेना मेंटेन की गई थी और उस सेना का पूरा खर्च कहाँ से जाता था? वो हम पे करते थे। तो एक ये भी मांग थी कि भारत में जो सैन्य व्यय है ये बहुत ज्यादा है। कई बार भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी सरकार यूटिलाइज करती थी, प्रयोग करती थी दूसरे देशों में, या कहीं और कोई अगर युद्ध लड़ा जा रहा है, भारतीय सीमा के बाहर भी कोई युद्ध लड़ा जा रहा है, तो वहां पे भी इन सैनिकों का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा भारत में जब ब्रिटिश क्राउन का शासन था, तो आमतौर पे क्या होता है, जैसे अभी भारत एक स्वतंत्र देश है, तो कोई भी स्वतंत्र देश किस तरह की नीति का पालन करता है? अपने पड़ोसियों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ एक मित्रवत संबंध बनाए रखने की नीति का पालन करता है, मैत्रीपूर्ण संबंध। इससे क्या होगा? शांति बनी रहेगी। अगर सीमा पे और आसपास के देशों के साथ अगर आपके बेहतर रिलेशंस होंगे, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के रूप में स्वीकार किया था, तो इससे आपके देश में क्या होगी? आर्थिक समृद्धि, प्रगति और विकास होगा। लेकिन अंग्रेजी सरकार कर क्या रही थी? ब्रिटिश शासन के दौरान, क्राउन के शासन के दौरान पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर संबंध बनाने पे जोर नहीं दिया गया था। आगे चल के आप नहीं, इसके पहले वाले खंड में अफगानिस्तान के प्रति ब्रिटिश शासन की नीति क्या थी, या फिर बर्मा को लेके क्या नीति थी, नेपाल के साथ किस प्रकार के संबंध थे, ये सारी चीजें अगर आप समझते हैं तो आपको ये बात समझ में आएगी कि पड़ोसी देशों के साथ कोई मित्रवत संबंध बनाना ये भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य नहीं था। ऐसी दशा में क्या होगा? सैन्य खर्चे में वृद्धि होगी, और सैन्य खर्चा उसका वहन कौन कर रहा है? हम भारतीय कर रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक प्रमुख मांग क्या होगी? वो होगी सैन्य खर्चे में कटौती। ये भी एक प्रमुख मांग होगी, सैन्य खर्चे में कटौती, सैन्य खर्चे में कटौती। इसके अलावा और कौन सी मांग कर सकती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? तो देखो, भारत में क्राउन शासन था और भारत में जो ब्रिटिश भारतीय सरकार थी, वो भारतीय उद्योग धंधों को प्रश्रय नहीं प्रदान कर रही थी। उल्टा सरकार क्या कर रही थी? जो टैरिफ मीजर्स हैं, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ जिसको कहते हैं, भेदभाव परक टैरिफ नीति, भेदभाव परक टैरिफ नीति का प्रयोग करके क्या किया जा रहा था? भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के आयात को, मतलब भारत में ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश गुड्स आए, इंपोर्ट हो उनका, इसको बढ़ावा दिया जा रहा था, ठीक है। और जो इंडियन गुड्स थे, भारतीय वस्तुएं, इनके निर्यात को हतोत्साहित किया जा रहा था। यानी इसके लिए एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति का पालन ब्रिटिश सरकार कर रही थी। ये मुद्दा भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निकाला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आवाज उठाई कि जो व्यापार वाणिज्य है, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सबको क्या करे? समान रूप से संरक्षण प्रदान करे। और जो ये भेदभाव परक टैरिफ नीति है, इस भेदभाव परक टैरिफ नीति को समाप्त किया जाए। तो ये भी मुद्दा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उठाया कि व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में, व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में सरकार द्वारा, व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में
सरकार द्वारा सबको समान रूप से प्रश्रय प्रदान किया जाए, सबको समान रूप से प्रश्रय प्रदान किया जाए, सबको समान रूप से प्रश्रय प्रदान किया जाए, और भेदभाव परक टैरिफ नीति और भेदभाव परक टैरिफ नीति भेदभाव परक टैरिफ नीति को समाप्त किया जाए, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी को समाप्त किया जाए। तो ये एक प्रमुख मांग थी। जाहिर सी बात है कि ये मांग कहीं ना कहीं भारतीयों के हित से ही संबंधित है। इसके अलावा कहीं पे अगर कोई प्रजातिगत भेदभाव हो रहा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उस प्रजातीय भेदभाव को भी क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, प्रजातीय भेदभाव को भी समाप्त किया जाए। इसके अतिरिक्त तमाम ऐसी मांगे थी कि भारत में ब्रिटिश सरकार को समानता और न्याय के सिद्धांतों में विश्वास करना चाहिए और भारतीय लोगों को समानता और न्याय प्रदान करवाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह की तमाम तरह की मांगे उठाई गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। इसके अलावा भी और मुद्दे हैं। अब मैं आपसे सीधा सा एक प्रश्न पूछ रहा हूं। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न ये है कि भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद 1885 के बाद मांग और भी बहुत सारी हैं, बट एक आपको ओवरव्यू जनरल मिल गया। वर्ष 1885 के से वर्ष 1905 तक क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीयों की प्रमुख मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर रही है कि नहीं कर रही है? स्वाभाविक सी बात है, भारतीयों की प्रमुख मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। जमींदारों के जो कंसर्न्स थे, कृषकों की जो चिंताएं थी, व्यापारियों की जो चिंताएं थी, ठीक है, जंगल में रहने वाले जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज हैं, जनजातीय समुदाय, इनकी जो चिंताएं थी, सबकी चिंताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने मंच से ब्रिटिश सरकार के सम्मुख रख रही है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी चीज, भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, भारत से धन का निष्कासन जो हो रहा है, इसको रोका जाए, इस मुद्दे को भी उठा रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये भी कह रही है कि भारत में शासन में, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। लेकिन जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन सभी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रख रही है, तो मांगों को रखने का जो तरीका है, वो तरीका बड़ा ही क्या है, मॉडरेट, उदार, ठीक है ना। ये आपको समझना है कि जो आरंभिक राष्ट्रवादी है, यहाँ पे जो भी आरंभिक राष्ट्रवादी हैं, आरंभिक राष्ट्रवादी हैं, और ये आरंभिक राष्ट्रवादी ब्रिटिश सरकार के सम्मुख जो भी प्रमुख मांगे रख रहे हैं, इस प्रमुख मांगों को रखने का तरीका बहुत ही उदार है। और इस उदार तरीके को हम 3P के नाम से जान सकते हैं। सिंपली हम इस उदार तरीके को किस नाम से जान सकते हैं? 3P के नाम से जान सकते हैं। और 3P का मतलब क्या है? तो 3P का मतलब है प्रेयर, 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 पिटीशन और प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। तो पहले P का मतलब है प्रेयर, दूसरे P का मतलब है पिटीशन, और तीसरे P का मतलब है पीसफुल प्रोटेस्ट। प्रेयर का मतलब क्या हो गया? प्रार्थना, अनुनय, विनय। प्रेयर का मतलब हो गया प्रार्थना या अनुनय विनय। प्रेयर का मतलब हो गया प्रार्थना या अनुनय विनय। पिटीशन का मतलब हो गया याचिका। पिटीशन का मतलब हो गया याचिका, यानी कि सबसे पहले आप ब्रिटिश सरकार से, जैसे मान लो आपको कोई मांग मनवानी है, तो आप क्या करोगे? प्रेयर। प्रेयर का मतलब आप अनुनय विनय करोगे, प्रार्थना करोगे, जो भारत में ब्रिटिश अथॉरिटीज हैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करोगे कि अगर आप ये मांग मान लेंगे तो भारतीयों के साथ एक, मतलब आप न्याय स्थापित कर पाएंगे, और हम इस बात में विश्वास करते हैं कि आप भारत में न्याय और समानता, इन दोनों आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए, आपके रहने से भारत में भारतीयों का भला होगा। हम इस मोड में बात कर रहे हैं अंग्रेजों से। आप समझ पाए ना कि मोड क्या है? ये मोड है हमारा बात करने का, कि आपके रहने से, जैसे हमने बात करने से पहले ही बोल दिया कि भाई अगर आपको हमारी कोई बुरी बात लगे तो वी आर सॉरी फॉर दैट, लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट करने आए हैं, और रिक्वेस्ट ये है कि किसानों से बहुत ही ज्यादा कर लिया जा रहा है, कर की दर बहुत ज्यादा है, तो उसको थोड़ा कम कर ले तो बहुत बड़ी कृपा होगी। मतलब आप सरकार को क्या मान रहे हो? माई बाप की सरकार। इसको आगे चल के कुछ हिस्टोरियंस क्रिटिसाइज करेंगे
माई बाप की सरकार। यानी आप क्या मान बैठे हो कि भारत में अंग्रेजी शासन के रहने से भारतीयों का भला होगा। आपने उनके सिविलाइजिंग मिशन नोशन को, कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं मान लिया है। और अगर इस तरह से प्रार्थना करने के पश्चात भी, अनुनय विनय करने के पश्चात भी अगर ब्रिटिश सरकार आपकी मांगों को नहीं मान रही है, तो फिर आप क्या करोगे? पिटीशन। पिटीशन का मतलब क्या है? याचिका। फिर हम एप्लीकेशन लिखना शुरू करेंगे, लेटर्स लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, और बार बार याचिका भेजेंगे। उस याचिका पे हजारों हजारों लोगों से साइन करवाएंगे और हम अंग्रेज सरकार से कहेंगे, देखिए ये भारतीय लोगों की मांग है, प्लीज हमारी मांग को एक्सेप्ट करिए। अच्छा, फिर भी अगर अंग्रेजी सरकार नहीं सुनेगी तो हमें क्या करना है? पीसफुल प्रोटेस्ट। अगर अंग्रेजी सरकार ने फिर भी हमारी मांगों को नहीं सुना तो हमें क्या करने की जरूरत है? पीसफुल प्रोटेस्ट। यानी हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन वो धरना प्रदर्शन भी क्या होगा? शांतिपूर्ण होगा, संवैधानिक दायरे के अंदर होगा, उसमें किसी भी प्रकार की हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ा ही रुचिकर है कि अगर हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे तो ये पूरी तरह से धरना प्रदर्शन संवैधानिक दायरे के अधीन होगा, संवैधानिक दायरे के अधीन होगा। यानी हम बहुत ही कॉशियस अप्रोच के साथ एक एक कदम रख रहे हैं। हम अंग्रेजों को नाराज नहीं करना चाहते। हम बात कर रहे हैं प्रेयरफुल और अपोलोजेटिक मैनर में, प्रार्थनापूर्ण और क्षमापूर्ण रवैये के साथ बात कर रहे हैं कि भाई हम ये रिक्वेस्ट करने हैं, हमारी बात मान लो, हमारी बात का बुरा भी मत मानना, प्लीज हमारी रिक्वेस्ट को मान लीजिए। हम इस बात में यकीन करते हैं कि आप भारत में न्याय प्रदान करने के लिए हैं। यानी यहां पर कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो आरंभिक राष्ट्रवादी, जो जिनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इन 20 वर्षों में दबदबा है, वो इस बात में विश्वास कर रहे हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन क्यों है? भारतीयों की बेहतरी के लिए है। वो इस बात को मान के चल रहे हैं और यही कारण है कि पूरे के पूरे 20 वर्षों में कहीं भी हमें स्वराज की मांग नहीं दिखती है, या अंग्रेजों भारत छोड़ो, या अपरूट ऑफ ब्रिटिश रूल, भारत से ब्रिटिश रूल को क्या किया जाना चाहिए? अपरूट किया जाना चाहिए, ऐसी कोई भी मांग नहीं दिखती है। अच्छा, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इस आरंभिक 20 वर्षों में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसमें सबसे ज्यादा दबदबा किन लोगों का है? इनमें सबसे ज्यादा दबदबा इन्हीं आरंभिक राष्ट्रवादियों का है, जो अपनी मांग को किस तरीके से रख रहे हैं? बहुत ही उदार ढंग से रख रहे हैं और ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास कर रहे हैं। मेरी बात समझ गया? तो इसी समूह को, इसी ग्रुप को कहा गया मॉडरेट। इसी ग्रुप को क्या कहा गया? मॉडरेट्स या नरमपंथी। इसी ग्रुप को मॉडरेट्स या नरमपंथी कहा गया। आप इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं? किसी ग्रुप को क्या कहा गया कि ये मॉडरेट्स है, ये नरमपंथी है, और इनका दबदबा था आरंभिक 20 वर्षों में। और ये जो मॉडरेट्स थे, नरमपंथी थे, क्यों इनको नरमपंथी कहा जा रहा है? क्योंकि इनकी जो रणनीति है, वो रणनीति किस पर आधारित है? वो रणनीति 3P पर आधारित है, जिसके बारे में आप जान चुके हैं। साथ ही साथ ये नरमपंथी किस बात पर विश्वास करते हैं? राइट दिस, लिखिए इस बात को कि नरमपंथियों का विश्वास है कि, नरमपंथियों का विश्वास है कि भारत में ब्रिटिश सरकार की उस उपस्थिति, नरमपंथियों का विश्वास है कि भारत में ब्रिटिश सरकार की उपस्थिति, भारत में ब्रिटिश सरकार की उपस्थिति, नरमपंथियों का यह विश्वास है कि भारत में ब्रिटिश सरकार की उपस्थिति भारतीयों की भलाई या बेहतरी के लिए, भारतीयों की भलाई या बेहतरी के लिए, भारत में ब्रिटिश सरकार की उपस्थिति भारतीयों की भलाई या बेहतरी के लिए है। भारत में ब्रिटिश सरकार की उपस्थिति भारतीयों की भलाई या बेहतरी के लिए है। ठीक है। अच्छा, इस पूरे के पूरे आरंभिक राष्ट्रवादियों में किन लोगों का दबदबा है? वैसे लोगों का दबदबा है जो शिक्षित मध्यम वर्ग से संबंधित हैं, शहरों में रहते हैं, भारतीय लोग हैं जिनको अंग्रेजी वंग्रेजी भी अच्छे ढंग से आती है, जो भारतीय समाज में भी जो फ्यूडल क्लास है उनसे संबंधित हैं, यानी जमींदार घराने से हैं, या फिर किसी बहुत ही अमीर और समृद्ध घराने से हैं, बड़े बड़े लॉयर्स इसमें हैं, और सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? ब्राह्मणों की है। ठीक है। अंग्रेज एक बार गुस्से में कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ ग्रुप ऑफ सेडिशियस ब्राह्मण्स, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस धोखेबाज, देशद्रोही ब्राह्मणों का अड्डा है।
हालांकि ये आलोचना है, अंग्रेजों ने ये बात कही। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे ज्यादा कौन लोग थे? ब्राह्मण थे। तो इलिटिस्ट ब्राह्मण ग्रुप था। आलोचना यहां भी की जाती है, लेकिन ये जानबूझकर नहीं था, इंटेंशनल नहीं था। जैसा कि हम जानते हैं भारतीय समाज में जो शिक्षा प्रणाली है वो फोर वर्णा सिस्टम से गाइडेड रही है हजारों सालों में। और जब ये फोर वर्णा सिस्टम से गाइडेड रही है तो शिक्षा प्रणाली या जो शिक्षा है इस पे एक तरह से एकाधिकार किस वर्ग का था? ब्राह्मण वर्ग का ही था। तो ब्राह्मण वर्ग तुलनात्मक रूप से दूसरे अन्य वर्गों से शिक्षित था। और शिक्षा क्या करेगी? आपको समृद्ध बनाएगी, सुसंस्कृत बनाएगी। तो कहीं ना कहीं शिक्षित वर्ग का दबदबा था। तो आरंभिक राष्ट्रवादियों में, राइट, इस बात को लिखिए कि आरंभिक राष्ट्रवादियों में शिक्षित मध्यम वर्ग, शिक्षित उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, आरंभिक राष्ट्रवादियों में शिक्षित उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग या भारतीय सामंत या समृद्ध वर्ग, सामंत या समृद्ध वर्ग का दबदबा था आमतौर पे। ठीक है, ये पढ़े लिखे लोग थे, भारतीय सामंत समृद्ध वर्ग था। साथ ही साथ ये लोग शहरों में रहने वाले लोग थे, अर्बन ड्वेलिंग क्लासेस थे, शहरों में रहने वाले लोग थे। और शहरों में रहने वाले इंटेलेक्चुअल्स हैं और गांव के लोगों से बहुत ही कम जुड़ाव है इनका। ग्रास रूट लेवल पर लोगों के साथ इनका बहुत अच्छा जुड़ाव वैसे नहीं है। ठीक है, और ये वो वर्ग था जिसको पूरे देश दुनिया में क्या प्रगति हो रही है इससे वो भली भांति परिचित था। यानी जो भारतीय शिक्षित वर्ग है ये संपूर्ण विश्व में होने वाले संपूर्ण विश्व में होने वाले भारतीय शिक्षित वर्ग संपूर्ण विश्व में होने वाले परिवर्तनों से, संपूर्ण विश्व में होने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों से भली भांति परिचित था। पूरे विश्व में क्या परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इस बात से भली भांति परिचित था। ये जो शिक्षित मध्यम वर्ग है यूरोप में होने वाले जितने भी प्रगतिशील आंदोलन थे इससे भी परिचित था यह शिक्षित वर्ग। यूरोप में होने वाले सभी प्रगतिशील आंदोलनों से भी परिचित था। अगर हम पूरे यूरोप या पूरे विश्व में होने वाले प्रगतिशील आंदोलनों की बात करें तो सबसे पहले तो यूरोप में हम बाद में आएंगे, अमेरिकी क्रांति, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, है कि नहीं? 1775 से 1782 अमेरिकी क्रांति। क्या इसे आप प्रगतिशील क्रांति मानते हो? विश्व में होने वाली प्रगतिशील क्रांति मानते हो? हाँ। इसके अलावा आप देखो तो फ्रांसीसी क्रांति थी 1789 में, इससे भी ये परिचित थे। अभी हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना 1885 की। इसके पहले क्या हो चुका है? इसके पहले यूरोप में इटली और जर्मनी का एकीकरण भी हो चुका है 1870 से 71। इटली और जर्मनी का एकीकरण, इससे भी ये परिचित थे। और इटली और जर्मनी का एकीकरण एक तरह से उनका एकीकरण उनके इंडिपेंडेंस मूवमेंट की तरह ही था। जैसे हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट है वैसे उनका एकीकरण का आंदोलन था। और ये सारी की सारी प्रक्रियाएं यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार को भी दिखला रही थी। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार को भी दिखला रही थी। इसके अलावा यूरोप में जो दो सबसे प्रगतिशील आंदोलन है, बेसिकली ये दो आंदोलन क्या, एक ही आंदोलन के दो विभिन्न चरण है। एक को हम पुनर्जागरण कहते हैं और दूसरा हम क्या कहते हैं? प्रबोधन का युग। पुनर्जागरण और प्रबोधन का युग। ठीक है, तो पुनर्जागरण और प्रबोधन का युग, तो पुनर्जागरण और प्रबोधन का युग, इससे भी यूरोप में नए परिवर्तन आए। यानी भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, यह सदी कौन सी थी? 19वीं थी। 19वीं सदी का उत्तरार्ध था। 1885 को आप क्या कहोगे? 19वीं सदी का उत्तरार्ध। और यूरोप में ऑलरेडी क्या हो चुका था? प्रबोधन का युग का प्रारंभ हो चुका था। और क्या होगा? पुनर्जागरण और प्रबोधन के युग में क्या आएंगे? नए आधुनिक राजनीतिक विचार आएंगे, नए आधुनिक आर्थिक विचार आएंगे, विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों पे बात होगी। लोकतंत्र ज्यादा बेहतर है या संवैधानिक राजतंत्र बेहतर है या राजतांत्रिक प्रणाली बेहतर है? संवैधानिक राजतंत्र में कमियां क्या है? मोंटेस्क्यू सिद्धांत लेके आएगा शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे आदर्श आएंगे। इसके अलावा तमाम तरह के नए आदर्शों पे बात होगी यूरोप में। और ये भारतीय उन तमाम नए आदर्शों से मतलब फैमिलियर है, परिचित हैं। और अगर आप यूरोप में ब्रिटेन की स्थिति को देखोगे तो ब्रिटेन में पहले से ही क्या हो चुका है? औद्योगिक क्रांति 1760, 18वीं सदी का जो उत्तरार्ध है, यहाँ पे ब्रिटेन में पहले से ही क्या हो चुका है? औद्योगिक क्रांति।
और ब्रिटेन यूरोप का पहला ऐसा देश है जहां पे की औद्योगिक क्रांति हुई। और ये औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में तमाम नए प्रकार के विकास को क्या करेगी, प्रोत्साहित कर देगी, प्रमोट कर देगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ जो ब्रिटेन है वो तुलनात्मक रूप से दूसरे यूरोपियन देशों से अधिक उदार है, तुलनात्मक रूप से अधिक उदार है। और साथ ही साथ जो लोकतंत्र और पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, संसदीय प्रक्रियाएं हैं, इनमें विश्वास करने वाला देश है। तो भारतीय शिक्षित वर्ग को ऐसा लग रहा है कि अगर भारत में ब्रिटिश शासन है और ब्रिटिश शासन के समक्ष अगर हमने अपनी मांग उदार ढंग से रखी, तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि ब्रिटिश सरकार हमारी मांगों को संवेदनशील तरीके से स्वीकार करेगी, भारत में नए परिवर्तनों के मार्ग को प्रशस्त करेगी और भारत में नए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन होंगे। और इन नए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों को निर्देशित करने में किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी? अंग्रेजों की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो वो अंग्रेजी सरकार या भारत में ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता पे विश्वास करते हैं, इसीलिए वो किस तरह की मांग को रख रहे हैं? बहुत ही उदारतापूर्ण ढंग से अपनी मांग को रख रहे हैं। अच्छा बात बताओ कि अगर आपका काम बातचीत से चल जाए, नेगोशिएशन से चल जाए, तो लड़ाई झगड़े की क्या जरूरत है? तो लड़ाई झगड़ा पहले आएगा या नेगोशिएशंस पहले आएगा? नेगोशिएशंस पहले आएगा। तो ये किस तरह की राजनीति को फॉलो कर रहे हैं कि ये नेगोशिएट कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, कि इस नेगोशिएशन की वजह से क्या होगा? इंडियंस को अंग्रेजों के गाइडेंस में पॉलिटिकल ट्रेनिंग का मौका मिलेगा और इससे कहीं ना कहीं भारत में विकास सुनिश्चित होगा। ये मान्यता है। दूसरी चीज, अच्छा देखो, दो बातें होती हैं। एक कि भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों को सुनिश्चित करना है। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि अंग्रेजों के सामने प्रार्थनापूर्ण और याचनापूर्ण रवैये से अपनी मांग को सामने रखा जाए, अनुनय विनय किया जाए। दूसरा तरीका क्या है? बिलीविंग इन द कैपेसिटी ऑफ द मासेस, जनता की शक्ति में विश्वास किया जाए, हजारों लाखों लोग एक साथ सड़क पे उतर जाएं और जन आंदोलनों के माध्यम से अपनी मांग को सामने रखा जाए। ठीक है, तो आप बताओ किस तरह का अप्रोच है शुरुआती 20 वर्षों में? क्या आरंभिक राष्ट्रवादियों का अप्रोच जन आंदोलन वाला अप्रोच है? क्या इस पूरे के पूरे फेज में कहीं आपको जन आंदोलन दिखता है 1885 से 1905 के दौरान? ये सारे सोचने वाले विषय हैं। कोई बड़ा जन आंदोलन दिखता है क्या? नहीं। बड़ा जन आंदोलन क्या है? स्वदेशी आंदोलन। और ये कब है? 1905 से लेकर 1907-8 में, जो इस 20 वर्ष के बाद है। यानी इस पूरे के पूरे 20 वर्ष में कोई जन आंदोलन नहीं दिखता है। तरीका सिर्फ क्या है? भारत में कैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन आ सकते हैं? तो इसका तरीका आपने क्या अपनाया कि हम क्या करेंगे? प्रार्थनापूर्ण और याचनापूर्ण रवैया, अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करेंगे, अनुनय विनय करेंगे, उनको लव लेटर लिखेंगे और फाइनली क्या होगा? वो हमारी बात को क्या कर लेंगे? स्वीकार कर लेंगे। ये चीज है। यानी विश्वास किस बात में है? इस जो नरमपंथी लोग हैं, इनका विश्वास किस बात में है? क्या ये जन आंदोलनों की शक्ति में विश्वास करने वाले लोग हैं आरंभिक चरण में? नहीं। इनका ज्यादा विश्वास क्या है? अपने जो आर्ट ऑफ नेगोशिएशन है उस पर ज्यादा इनको विश्वास है। शहरों में रहने वाले लोग हैं, आम जनमानस से बहुत बेहतर ढंग से कनेक्टेड नहीं है। और इनको ज्ञान ये ज्यादा इंस्पायर और मोटिवेट किस चीज से होते हैं? वेस्टर्न लिटरेचर से। ठीक है, कि भाई मिल्टन को पढ़ लिया, रूसो को पढ़ लिया, कांट को पढ़ लिया, जॉन लॉक को पढ़ लिया, मॉन्टेस्क्यू को पढ़ लिया, और फिर कहा कि देखो कितने अच्छे विचार है, भारत में भी इन विचारों को लेके आने की जरूरत है। तो ये ज्यादा प्रभावी इन विचारों से है ना? तो इसमें आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि आरंभिक राष्ट्रवादी, जिनको हम नरमपंथी कह रहे हैं, बेसिकली अभी हमारा पूरा का पूरा फोकस किस पे है? नरमपंथी पे है। राइट दिस, आरंभिक राष्ट्रवादी, ब्रैकेट में लिख लेना नरमपंथी। नरमपंथी, नरमपंथियों ने जन आंदोलनों की शक्ति, हाँ, ऐसे लिखिए, आरंभिक राष्ट्रवादियों, नरमपंथियों ने प्रथम 20 वर्षों के दौरान जन आंदोलनों की शक्ति और महत्व, जन आंदोलनों की शक्ति और महत्व महत्व को प्रभावी ढंग से प्रभावी ढंग से प्रभावी ढंग से
प्रयोग करने में कोताही की या इस मेथड को क्या किया, अवॉइड किया, ठीक है, प्रभावी ढंग से प्रयोग करने में कोताही की, उसकी उपेक्षा की, ठीक है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखिए कि आमतौर पर इनका विस्तार शहरों तक था और आमतौर पर इनका विस्तार शहरों तक था और गांवों में रहने वाले, आमतौर पर इनका विस्तार शहरों तक था और गांवों में रहने वाले आम जनमानस के साथ इनका बेहतर जुड़ाव भी नहीं था। गांवों में रहने वाले आम जनमानस के साथ इनका बेहतर जुड़ाव भी नहीं था। गांव में रहने वाले आम जनमानस के साथ इनका बेहतर जुड़ाव भी नहीं था, ठीक है। क्या इस वर्ग ने शुरुआती 20 वर्षों में स्पष्ट रूप से स्वराज की मांग रखी, हाँ या नहीं? नहीं, है ना। तो राइट दिस, इस पॉइंट को भी लिखिए कि आरंभिक राष्ट्रवादी ब्रैकेट में लिखना, नरमपंथियों ने आरंभिक 20 वर्षों में स्वराज की मांग को स्पष्टता एवं प्रमुखता से नहीं उठाया। आरंभिक 20 वर्षों में स्वराज की मांग को स्पष्टता या प्रमुखता से नहीं उठाया। आरंभिक 20 वर्षों में स्वराज की मांग को स्पष्टता या प्रमुखता से नहीं उठाया। स्पष्टता या प्रमुखता से नहीं उठाया। आप कुछ आइडिया गेन कर पाए कि 1885 से 1905 के बीच में आरंभिक राष्ट्रवादी, जिनमें दबदबा किसका था? नरमपंथियों का था। इन्होंने प्रमुख मांगे उठाई, लेकिन उस मांग को उठाने का तरीका क्या था? दूसरी चीज, इस पूरे के पूरे 20 वर्षों के दौरान, वर्ष 1885 से लेकर वर्ष 1905 तक, पूरे के पूरे 20 वर्षों के दौरान उपलब्धियां क्या रही? जैसे हमने प्रमुख मांगे तो उठाई, लेकिन उसके बाद हमारी उपलब्धियां क्या रही, इस पे भी गौर करने की जरूरत है। मांगे तो बहुत सारी हमने उठाई, जो मैंने लिखवाया इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी ऐसी डिमांड्स है, वो तो केवल कुछ एक पॉइंट्स है। उपलब्धियों में पहला जो प्रमुख उपलब्धि है वो है, राइट, लिखिए इसको, आईसीए 1892, आईसीए इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ये है भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। जहां भी इस तरह का वर्ड आ जाए, भारतीय परिषद अधिनियम, वहां एक खास बात है, आपको गेस कर लेना है। इस टॉपिक को मैं डिटेल में बताऊंगा जब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट टॉपिक पे आपके साथ चर्चा करूंगा, संवैधानिक विकास। जहां पे भी ये शब्द परिषद आ जाए, यहाँ पे ये समझ लेना है कि इस अधिनियम में जो प्रमुख विषय होगा वो क्या होगा? जो परिषद है, काउंसिल है, इसका विस्तार, ठीक है। नए सदस्यों को शामिल किया जाना, भारतीय सदस्यों को शामिल किया जाना, ये मुद्दा यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये परिषद अधिनियम है जिसके बारे में आगे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक और अधिनियम आया जिसको हम कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम कहते हैं। कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम, कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम 1899, एक ये है उपलब्धि, ठीक है। कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम 1899, ठीक है। अच्छा, कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम कोई खास तौर से हमारे पक्ष में भी नहीं है। कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम से क्या किया गया कि कलकत्ता कॉरपोरेशन में जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, निर्वाचित सदस्य थे, इनकी संख्या कम कर दी गई और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो मनोनीत सदस्य है, इनकी संख्या बढ़ा दी गई। अच्छा, सरकार मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ाएगी और निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम करेगी, इसके पीछे तर्क क्या है? कि कॉरपोरेशंस में अपने प्रभाव को वो क्या कर सकेंगे? बढ़ा सकेंगे। और इलेक्टेड मेंबर्स, निर्वाचित सदस्यों की संख्या को कम करने का मतलब ही है कि आप कहाँ डेमोक्रेसी को थोड़ी ना प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह का इन्होंने और भी कई सारे किए, लेकिन एक अगर हम केवल एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की बात करें तो यही उपलब्धि थी। और ये उपलब्धि किसी भी तरह से हमारी मांगों को पूरा करने वाली नहीं दिखती, ठीक है। यानी आपने क्या किया, आपने अपने घर वालों से मांग किया कि मुझे चाहिए कार, आपने एक कार की मांग की अपने पेरेंट्स से, और आपके पेरेंट्स ने टॉय कार ला के दे दिया, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। ये बिल्कुल वैसा ही था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रमुख 20 वर्षों में जो मांगे रखी और इसकी तुलना में इनकी जो उपलब्धियां रही वो बहुत ही कम रही, नाम मात्र की रही, ठीक है, बहुत ही कम और नाम मात्र की रही। तो ये हमें समझना है कि
प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रमुख मांगे थी, इन प्रमुख मांगों को ब्रिटिश सरकार ने, लिखिए इस बात को, कि इन 20 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख मांगों को ब्रिटिश सरकार ने प्रमुख मांगों के प्रति ब्रिटिश सरकार ने संवेदनशील रुख नहीं अपनाया। प्रमुख मांगों के प्रति ब्रिटिश सरकार ने संवेदनशील रुख नहीं अपनाया। इसका मतलब मांगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाया। दूसरा पॉइंट लिखिए कि जो प्रमुख उपलब्धियां थी वो मांगों की तुलना में अत्यंत ही कम या नाम मात्र की थी। जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, जो प्रमुख उपलब्धियां थी वो प्रमुख मांगों की तुलना में अत्यंत ही कम थी या नाम मात्र की थी। जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, तो प्रमुख मांगों की तुलना में जो प्रमुख उपलब्धियां हैं वो बहुत ही कम है। जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसका मतलब क्या दिख रहा है कि इस 20 वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सफलता किस बात में है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सफलता दो चीजों में है। पहली सफलता क्या है कि इन पूरे के पूरे 20 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय जनमानस में जो राष्ट्रवाद की भावना थी इसको कंसोलिडेट किया, संगठित किया। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय इस पूरे के पूरे 20 वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना थी इसको संगठित करने के साथ साथ लोगों के बीच जो हम सोशल यूनिटी कहते हैं, सामाजिक एकता, इसको भी बढ़ाने के लिए काम किया। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि लोगों के सामाजिक एकता को भी बढ़ाने के लिए काम किया। ठीक है, लोगों के बीच जाकर उनकी राजनीतिक जागरूकता, पॉलिटिकल अवेयरनेस को भी बढ़ाने का काम किया। और साथ ही साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण सफलता है वो इस बात में निहित है कि बहुत चालाकी से, बहुत चतुराई से इन प्रमुख 20 वर्षों में जो औपनिवेशिक शासन है उस औपनिवेशिक शासन के दमन से खुद को बचाए रखा। ये बड़ी बात है कि नहीं? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या थी? अपने नेसेंट स्टेज में थी, शैशवावस्था में थी। और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस एज ए पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी के रूप में लोगों के बीच धीरे धीरे लोकप्रिय होती चली जाएगी। किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो कह सकते हो कि पावर और कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? लोगों का समर्थन। जितने ज्यादा लोग सपोर्ट करेंगे उतनी ज्यादा वो पॉलिटिकल पार्टी पावरफुल है। ठीक है, जैसे अभी एक नई पार्टी साउथ इंडिया में एक एक्टर है, उन्होंने बनाई, तो आपने देखा कि 10 लाख से ज्यादा लोग उस रैली में आए। ठीक है ना? तो क्या दिखलाता है? वो दिखलाता है उस व्यक्ति के प्रभाव को, उस राजनीतिक दल के बढ़ते हुए प्रभाव को। तो जितना ज्यादा लोग जुड़ेंगे आपके साथ, आपका पावर उतना ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय कांग्रेस लोगों के बीच में पॉपुलर भी हुई, बहुत चालाकी से अंग्रेजों के दम। अच्छा एक बात बताओ, अगर पहले ही 20 वर्षों में, ठीक है, खतरनाक वाली मांगे उठाई होती कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अगर शुरू में ही आपने कर दिया होता तो क्या करती ब्रिटिश सरकार? क्या आपको पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेस करने देती, राजनीतिक सम्मेलन करने देती? 1942 में हमने चलाया भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में क्या हुआ? 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और 9 अगस्त को सारे के सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता को कहां पहुंचा दिया? जेल में पहुंचा दिया। ठीक है, और पूरा का पूरा भारत छोड़ो आंदोलन क्या हो गया? बिना किसी नेतृत्व के हो गया, स्वतः स्फूर्त हो गया। ये बात आपको पता है ना? कांग्रेस की बैठकें प्रतिबंधित कर दी। मजबूरी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भी गतिविधियां थी वो कैसी थी? भूमिगत गतिविधियां थी, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज थी। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्लेटफॉर्म यूज तो हो रहा था ना वहां पे भी। तो आप ध्यान रखो 1942 का वर्ष था जब हमने खुल के कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो अंग्रेजी सरकार का रवैया क्या था? ये तो शुरुआती दौर है। यहाँ पर भारतीय लोग भी, अभी भारतीय लोगों को पूरी तरह से ठीक से समझ में भी नहीं आ रहा है कि हम एक राष्ट्र हैं। अपने राज्य को, अपने प्रांत को, अपने गांव को ही लोग अपना देश समझते हैं। इस तरह की भावना है। ठीक है, लोगों के बीच सोचो उस समय, आज के जमाने में हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम लेके लोगों के मन में किस तरह के धार्मिक विद्वेष की भावना है। आज के जमाने में भी लोगों के मन में जातिगत विद्वेष की भावना है। तो उस समय कितना होगा? धर्म का प्रभाव समाज पे कितना ज्यादा था? बहुत ज्यादा था। तो भारतीय समाज अभी ठीक ढंग से यूनाइट भी नहीं था। तो 1885 से लेकर 1905 का जो दौर था, ये वो दौर था जिसमें भारत
एक राष्ट्र के रूप में संगठित होने या बनने की प्रक्रिया में था, पूरी तरह से राष्ट्र बना भी नहीं था। और ऐसी स्थिति में अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत ही रेडिकल तरीके से अपनी मांगों को सामने रखती, तो इस बात की पूरी संभावना थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजी सरकार के दमनपूर्ण रवैये का शिकार हो जाती। ठीक है, तो एक तरह से हम डिफेंड भी कर सकते हैं कि इनकी जो नीतियां थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आरंभिक चरणों में, है ना, ब्रिटिश दमन से बचाए रखने के विचार से प्रेरित थी। लेकिन आलोचना तो होगी, ठीक है, आलोचना होगी ना। अगर आप प्रयास कर रहे हो और आपके प्रयास के अनुरूप परिणाम नहीं मिल रहा है तो लोग प्रश्न चिन्ह खड़े करेंगे। किस बात पे? कि आप प्रयास सार्थक ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। ये होता है ना, जैसे कोई बच्चा तैयारी करने आता है, एक दो अटेम्प्ट दे लेता है और प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता है, तो लोग डाउट करने लगते हैं कि लग रहा है ये बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा घूम रहा है, दिल्ली में घूम रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा। तो जब अपेक्षा अनुरूप परिणाम नहीं में आता है तो हम संशय करते हैं, संदेह करते हैं मेथड्स पे। वो तो यहां भी होगा। अब देखो, उसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत कुछ नेता ऐसे थे जो एक ऑल्टरनेटिव विचार लेके चल रहे थे, जो एक वैकल्पिक विचार लेके चल रहे थे। ठीक है, और उनका विचार इस विचार से बिल्कुल अलग था। और वो नेता जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उपलब्धियों से खुश नहीं थे। उनका कहना था, यार 20 वर्ष हो गए कांग्रेस को बने हुए, और इस 20 वर्ष में कांग्रेस के पास अपनी कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियां नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ऑफिशियल कॉन्स्पिरेसी, ब्रिटिश सरकार के षड्यंत्र का परिणाम है? इसी वजह से वो डाउट कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्भव उद्भव के पीछे कहीं कोई ब्रिटिश सरकार का षड्यंत्र तो नहीं। पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था, ऑफिशियल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं, ठीक है, सेफ्टी वॉल्व तो नहीं है इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो डाउट क्यों कर रहा था? वो डाउट करने वाला वर्ग भारतीयों का वर्ग था। जैसे मैंने लाला लाजपत राय की बात की थी, यंग इंडिया की बात की थी, तिलक ने भी क्रिटिसाइज किया, अनेक लोगों ने क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, सेफ्टी वॉल्व की तरह काम कर रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी, और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के बाद अभी तक क्या हुआ है? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के बाद अभी तक कोई भी, ठीक है, महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे हाथ में नहीं है। और 1885 के बाद विद्रोहों की संख्या में क्या होती चली गई है? कमी आती चली गई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रिटिश षड्यंत्र का परिणाम है? अब इन 20 वर्षों में, इन आरंभिक 20 वर्षों में हम क्या देख रहे हैं? 1885 से लेकर 1905 तक, इन आरंभिक 20 वर्षों में, ठीक है, हमारी मांगें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस मांगों की तुलना में हमारी उपलब्धियां नगण्य हैं। उपलब्धियां नगण्य हैं। तो मांग रखने की जो रणनीति है, वो रणनीति किस विचार पर आधारित है? तो वो रणनीति 3P के सिद्धांतों पर आधारित है। जो हम प्रमुख मांग रख रहे हैं, उस मांग को रखने का जो तरीका है, वो तरीका हमारा क्या है? 3P है, प्रेयर, प्रोटेस्ट, ठीक है। और तो ये 3P, तो इसकी आलोचना शुरू हो जाती है, इस रणनीति की आलोचना प्रारंभ हो जाती है, इस रणनीति की आलोचना प्रारंभ हो जाती है। और जो आलोचना करने वाला वर्ग है, इसको ही किस वर्ग के रूप में जाना जाता है? तो इसे ही हम एक्सट्रीमिस्ट्स कहते हैं, या इसे गर्मपंथी के नाम से भी जाना जाता है। पहले ग्रुप को हमने क्या कहा था? मॉडरेट्स। दूसरे ग्रुप को हम क्या कह रहे हैं? एक्सट्रीमिस्ट या गर्मपंथी। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि आखिर ये जो गर्मपंथी हैं या एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनके विचार क्या है या इनकी रणनीति क्या है, किस प्रकार ये मॉडरेट से अलग है। तो इनकी विचार और रणनीति को भी समझना जरूरी है। तो देखो, गर्मपंथियों की सबसे खास बात क्या है कि इनकी रणनीति 3P पर आधारित नहीं है। ये 3S की रणनीति पर विश्वास करते हैं। और 3S की रणनीति क्या है? तो 3S की रणनीति को हम 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं। एक को हम कह सकते हैं सेल्फ रिलायंस, दूसरे को हम कहेंगे सेल्फ सैक्रिफाइस, सेल्फ रिलायंस। दूसरी रणनीति क्या हो गई? सेल्फ सैक्रिफाइस। और तीसरी रणनीति हो गई स्ट्रॉन्ग विल, स्ट्रॉन्ग विल, ठीक है।
तो यहाँ पे सीधा सीधा रणनीति में बदलाव की ये बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई आपकी ये जो रणनीति है ये क्या है, ये क्या है, इस राजनीति रणनीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। पॉलिटिकल बेगिंग का ये तो राजनीतिक भिक्षावृत्ति है, पॉलिटिकल बेगिंग है। अगर आप 3P की रणनीति में विश्वास कर रहे हो तो आप किस बात में विश्वास कर रहे हो, तो आप माई बाप की सरकार, माई बाप की सरकार का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है, कि अंग्रेजों की चाटुकारिता आप कर रहे हो, माई बाप की सरकार की संकल्पना पे विश्वास कर रहे हो। ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति और इससे हमें कुछ हासिल नहीं होगा। हमें कौन सी रणनीति अपनानी होगी, 3S की रणनीति अपनानी होगी। तो गर्मपंथी रणनीति में और भी बहुत सारी बातें हैं, पूरी की पूरी एक डिटेलिंग है जिस पे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए क्लासेस के साथ। तो अगले चैप्टर में हम गर्मपंथी रणनीति पे बात करेंगे और इसके अलावा इस रणनीति पे बात करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों पे भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे फैक्ट्स इसमें हैं, उन फैक्ट्स पे भी हम बात करेंगे। चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।